हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम आर्टिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। भाई, हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। आर्टिकल्स के अंदर हमने देखा कि कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं। हम आर्टिकल्स के रूल्स में एन के रूल्स पढ़ चुके थे, द के रूल्स पढ़ चुके थे। अब फाइनली हम पढ़ने जा रहे हैं जीरो आर्टिकल के रूल्स। कौन से ऐसे सिचुएशंस या कंडीशंस होती है जिनमें हमें एक सेंटेंस में जीरो आर्टिकल का यूज करना ही होता है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये देखें, इसमें सबसे पहला जो पार्ट है या सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रॉपर नाउन। अब देखिए, प्रॉपर नाउन होता है हमारा आपका जो इंडिविजुअल नेम, जिसे हम कह सकते हैं हमारा नाम। जैसे मेरा नाम आशुतोष है, आप में से किसी का नाम अमित, राघव, विजय, है ना, या शालिनी, अनुराधा, स्वाति, कुछ भी हो सकता है। इन नाम, ये जो नाम है, इनसे पहले आपको आर्टिकल जो है वो नहीं लगाना हो। जीरो आर्टिकल का मतलब क्या है? आर्टिकल ना लगाना। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अच्छा, आर्टिकल नहीं लगाना होता है इन ये जो नाम वगैरह होते हैं उनसे, ठीक है। लेकिन इसमें ना काफी कैटेगरीज हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ नाम ऐसा है, नाम ही प्रॉपर नाउन होता है। नहीं नहीं, हमारे आपके नाम जो है वही प्रॉपर नाउन है। बट आप दूसरी चीजों का, दूसरे क्रिएचर्स का जब नाम रखते हैं तो वो भी आप क्या करते हैं? आप उनको प्रॉपर बनाते हैं। प्रॉपर नाउन जो है उनके साथ में हम क्या करेंगे? जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है एन अमन। ये अमन जो है ये एक पर्सन का नाम है, ठीक है। और इससे पहले मैंने एन लिखा हुआ है तो ये हो गया गलत, ठीक है। वन सेकेंड आगे देखेंगे, आप लिखा है क्या? श्रेया। उससे पहले मैंने द लिखा है, ये हो गया एक पर्सन का नाम, पर्सन का प्रॉपर नाउन है, राइट। ये हो गया आपका इससे पहले वाला द। फिर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? बीकानेर। बीकानेर क्या है? एक सिटी का नाम। गोवा क्या है? एक स्टेट का नाम। नेपाल क्या है? एक कंट्री का नाम। क्रिकेट क्या है? एक स्पोर्ट्स का नाम, खेल का नाम। हिंदी क्या है? एक लैंग्वेज का नाम। बायोलॉजी क्या है? एक सब्जेक्ट का नाम। मलेरिया क्या है? एक बीमारी का नाम, डिजीज। ब्रेकफास्ट क्या है? एक तरह का मील है। गांधी रोड क्या है? एक तरह की रोड या स्ट्रीट है। रोड या स्ट्रीट का नाम है, प्रॉपर नाउन है रोड या स्ट्रीट के लिए। मंडे क्या है? डे है हमारे, उसका एक एग्जाम्पल है। जून क्या है? मंथ का एक एग्जाम्पल। तो गाइज, ये जो येलो कलर से मैंने लिखे हैं, ये हैं वो सारी कैटेगरीज जिनके एग्जाम्पल्स प्रॉपर नाउन होते हैं। और इस कारण से इनके साथ में ए, एन और द जो है वो यूज नहीं किए जाते। इसलिए ये सारे के सारे ए या द लिखे हुए सब हो जाएंगे गाइज गलत। किसी सेंटेंस में अगर इनका यूज आपको दिखे तो आप इसे गलत माने। आपको ये सारी कैटेगरीज याद करनी है और याद रखते हुए अगर इनके एग्जाम्पल्स अगर आप याद रख सके दो तीन, और जब आपके सामने एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो उसको प्रोसेस कर सके कि अच्छा ये तो उस कैटेगरी का है और उसके साथ में ए, एन और द, तो आप एग्जाम में बड़े अच्छे से मार्क को स्कोर करेंगे। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि प्रॉपर नाउन क्या क्या हो सकते हैं, है ना। कंट्री, सिटी, स्टेट, कंट्री, सिटी, स्टेट, स्पोर्ट्स, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, डिजीज, मील, रोड, स्ट्रीट, डे, और उसके बाद में इन सभी के नाम से पहले आपको आर्टिकल जो है वो नहीं लगाना। ध्यान रखें इनके एग्जाम्पल। मैं आपको एक बात और बता दूं, कई बार स्टूडेंट पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है मैं सिटी से पहले ए लगाने को मना कर रहा हूँ। अरे सिटी वर्ड से पहले तो ए और द आ सकता है भाई, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है उसमें, तो एब्सोल्युटली करेक्ट हो, तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप किसी नाम को लिख रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल को लिख रहे हैं, आप वहां पे जो है आर्टिकल। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। हम देखते हैं आगे। आगे इसी पॉइंट के गाइज मैंने एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं। एक्सेप्शंस मतलब कि ये उन्हीं से बिलोंग करते हैं, वही जो पीछे कैटेगरीज लिखी है अपन ने, लेकिन फिर भी इनके साथ में आर्टिकल लगाया जाता है। यानी कि जैसे ये जो हेग लिखा है, ये एक सिटी का नाम है लेकिन इससे पहले द लगाया जाता है। पंजाब एक स्टेट का नाम है लेकिन इससे पहले द लगाया जाता है। यूएसए से पहले द लगाया जाता है। और ये बाकी के और कुछ कंट्रीज हैं, यूके, यूएन, यूएई, यूएसएसआर, यूक्रेन, सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन, इधर नेदरलैंड्स, ये सब ऐसी कंट्रीज हैं जिनके नाम से पहले भी द लगाया जाता है। अब ये एक्सेप्शंस हैं, हम इनके वन सेकेंड रीजंस पे नहीं जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम बस इन्हें याद करेंगे। उसके बाद में बीमारियों के नाम, मम्स है, रिकेट्स है, प्लेग है, फ्लू है, ये बीमारियों के नाम है। पीछे आपने देखा था मलेरिया से पहले द लगाया था अपन ने और उसको काट दिया था।
यहाँ हम कह रहे हैं कि इनके नाम से पहले जो है वो द लगाया जाएगा। अच्छा मैंने शायद उल्टा बोल दिया हो, कंट्रीज के नाम से पहले आपको द लगाना है इनसे पहले, ठीक है। वैसे कंट्री के नाम से पहले नहीं आता है, बट इन सबके साथ में आपको द, ये जब आपको चीज समझ में आ जाती है। फिर आप देखते हैं एक और, यहाँ पे दो और आपको पॉइंट दिखेंगे, ये और एक ये लिखा है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द आयरिश रिपब्लिक। जब आप रिपब्लिक वर्ड का यूज करते हैं किसी देश के नाम के साथ में, आप वहां पे मान के चलें आपको द का यूज करना है, चाहे वो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इस तरीके से लिखें या फिर ऐसे लिखें द आयरिश रिपब्लिक। यहाँ पे आयरिश की जगह इंडियन, अमेरिकन वगैरह सारा कुछ आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आयरलैंड देश के अंदर ऐसा कुछ है ना, यहाँ पे दुनिया के सारे देश आ सकते हैं, इंडिया भी आ सकता है, इंडियन रिपब्लिक बोलेंगे आप, लेकिन इंडियन के साथ में आपने द लगा दिया है रिपब्लिक आगे लिखते हुए। यहाँ भी देखोगे अभी भी अगर देखा जाए तो टेक्निकली इंडिया से पहले कोई भी अभी आर्टिकल नहीं आया है, जो कि नहीं आता है। इंडिया कंट्री का नाम है, उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, वो एक्सेप्शन है ये सब, इधर लिखें। अच्छा यहाँ पे कंट्रीज के नाम के साथ साथ कुछ जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं उनके नाम भी लिखें, तो अपन को एक और मैटर नहीं करता, हम एक साथ में बस लिख रहे हैं कि हाँ ये सारे एग्जाम्पल हम याद करके रखेंगे, इनके साथ में द जो है वो आता है। जब ये वाली बात क्लियर हो जाती है, अब अपन आगे दूसरे जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। हमने देखा कि भाई जो जीरो आर्टिकल है वो प्रॉपर नाउन के साथ में यूज जो है वो किया जाता है। हमने एक सेंटेंस देखा, आई बॉट फुटबॉल टुडे, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें तो फुटबॉल एक खेल का नाम होता है, उससे पहले जीरो आर्टिकल होना चाहिए, और जीरो आर्टिकल यहाँ लगा रखा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे नो एरर है, तो क्या आप अग्री करेंगे? कोर्स नॉट, नहीं करेंगे आप, क्योंकि फुटबॉल अगर एक खेल है यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर, तो वो खरीदा जाना मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो कितना ही कोई अंबानी अडानी हो, कोई पूरे खेल को ही खरीद सकता है क्या? आईपीएल की बात नहीं करनी चाहिए। फुटबॉल यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आप सभी लोग जानते हैं इस फुटबॉल शब्द का अर्थ जो है वो यहाँ पे दूसरा वाला है, जो कि एक बॉल होती है, बस वो जो बॉल होती है फुटबॉल, उसको भी तो फुटबॉल ही कहते हैं। और गाइज वो जो फुटबॉल है वो कोई खेल का नाम तो है नहीं, वो बॉल है, यानी वो एक कॉमन नाउन है। और किसी एक फुटबॉल को ही खरीदा जा सकता है, कोई स्पेसिफिक फुटबॉल को खरीदने के लिए आप अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो द, लेकिन जीरो नहीं आएगा। जीरो का मतलब यहाँ पे हो जाएगा फुटबॉल एक जो स्पोर्ट्स का नाम है उसकी बात है, आपने पूरे खेल को ही खरीद लिया। समझ सकते हैं कि खेल को पूरे को नहीं खरीदा जा सकता, स्पोर्ट्स खेल का नाम। जब ये वाली बात आपको समझ में आ जाती है, उसमें आप देखते हैं एक क्वेश्चन और लिखा, आई मेट एन इंग्लिश टुडे, ये लिखा हुआ है, आई मेट एन इंग्लिश टुडे। ठीक है भाई, मेट एन इंग्लिश। इस सेंटेंस में कोई गलती, कोई दिक्कत, क्या लगता है आपको? बताइए, आपको जो पढ़ने में लगे। हम पीछे एक पॉइंट पढ़ के आए हैं, सब्जेक्ट कह लो या लैंग्वेज कह लो, लैंग्वेज के नाम से पहले क्या आता है? जीरो आर्टिकल आता है। बात पढ़ी हमने। यहाँ मैंने इंग्लिश से पहले क्या लिख रखा है? एन लिख रखा है। तो क्या ये सेंटेंस सही हुआ या इसमें गलती है? पीछे जो पढ़ के आए उसके हिसाब से तो गलती है, एन नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये जो एन है गाइस ये सही है। द सेंटेंस हैज नो एन। फिर से वही बात होगी सर, हम सोच रहे थे कि यहाँ पे एन हटेगा क्योंकि इंग्लिश एक अपने लैंग्वेज का नाम है, लेकिन वही ना, वही तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, इंग्लिश में सब कुछ टेक्निकल नहीं होता। कुछ चीजें आपको सेंटेंस को पढ़ के जो है वो एज हिंट समझनी होती। यहाँ पे इंग्लिश अगर एक लैंग्वेज है तो लैंग्वेज से मिलता कौन है यार? मैं इंग्लिश से मिला कल, सॉरी आज, ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब है कि यहाँ इंग्लिश वर्ड का मीनिंग लैंग्वेज है ही नहीं। इंग्लिश वर्ड का एक मीनिंग लैंग्वेज जरूर होता है, लेकिन इंग्लिश का एक और मीनिंग होता है अ रेजिडेंट ऑफ इंग्लैंड, रेजिडेंट ऑफ इंग्लैंड। भाई अगर ना समझो तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जैसे इंडिया में हिंदी लैंग्वेज बोली, मोस्टली हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, और इंडिया के लोगों को जो नाम दिया जाता है वो इंडियन दिया जाता है। लेकिन इंग्लैंड के अंदर ये दोनों ही काम एक ही वर्ड कर लेता है, और वो है कौन सा? इंग्लिश। इंग्लिश ही वहाँ की भाषा का भी नाम है, इंग्लिश ही वहाँ के रेजिडेंट को भी कहा जाता है। इंडिया के अंदर भाषा का नाम हिंदी है और लोगों को कहा जाता है इंडियन। और बस इस कारण से क्या है, ये एक डाउट हो जाता है। यानी कि इस तरह के जो कंट्रीज हैं जिनके लैंग्वेज और वहाँ के लोगों को एक ही नाम दिया गया है, उनको याद रखें गाइस, उनके लिए आपको
अकॉर्डिंगली आर्टिकल्स को यूज करना है। लैंग्वेज वाले सेंस में ऑफ कोर्स पीछे हम बात करके आए, जीरो आर्टिकल आएगा यहाँ पे। और जब आप एक रेजिडेंट की वहां की बात कर रहे होगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कौन सा ए या एन आर्टिकल लगाना है। जरूरी नहीं है ए या एन ही आएगा, फिर से मैं बता दूं आपके पास। समझ में आया है? बढ़ जाए आगे, चलिए ठीक है। तो जब ये चीज क्लियर हो जाती है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये बात मैं कह रहा था, जैसे फ्रांस है उसके साथ भी ऐसा ही है, उसकी लैंग्वेज का नाम भी क्या है, फ्रेंच है। और उसकी रेजिडेंट के लोगों, जो वहाँ के लोग हैं, उनको भी क्या कहते हैं, फ्रेंच कहते हैं। स्पेन के साथ भी ऐसा है, जर्मनी के साथ भी ऐसा है। तो ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में ये चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए फिर आप देखते हैं आगे। नेक्स्ट में आपके सामने लिखा है द इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच। इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो इंग्लिश से पहले यहाँ द लगा हुआ है, मतलब हम कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज की तो बात नहीं हो रही। अगर लैंग्वेज की बात हो रही होती तो इससे पहले द नहीं आता। ये भी हो सकता है लैंग्वेज की बात हो रही हो, द हटाना हो, लेकिन आप आगे देखें लिखा क्या है, डिफीटेड। भाषा कहाँ से किसी को हराने लग जाएगी भाई, ये लड़ना वड़ना काम नहीं होता भाषा का, आप भी जानते हैं। तो जो लैंग्वेज है वो किसी को डिफीट नहीं कर सकती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस लैंग्वेज ने इस लैंग्वेज को डिफीट कर दिया, यहाँ से द हटा दो, तो ऐसा नहीं है। असल में यहाँ पे जो रूल लग रहा है वो इससे थोड़ा सा अलग है। हम कई बार इन्हीं शब्दों को, ये जो रेजिडेंट वाला जो इसका मीनिंग है, उसे एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज कर लेते हैं। आप भी जानते हैं, हम बोलते हैं इंडियन पीपल। आप देखिए इंडियन पीपल में इंडियन आपका एडजेक्टिव है और पीपल क्या है, नाउन है। वैसे ही इंग्लिश पर्सन में इंग्लिश जो आपका एडजेक्टिव है और पर्सन आपका नाउन हो सकता है। इसलिए इंग्लिश एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। और यहाँ पे इसे द के साथ लिखा जा रहा है। और यहाँ ना गाइज इंग्लिश का एक और रूल हमारे सामने आता है आर्टिकल चैप्टर का ही, और वो है ये कि जब आप एक एडजेक्टिव के साथ में प्लूरल को जब एक एडजेक्टिव के साथ में आप द को लिख देते हैं तो उसका मीनिंग प्लूरल नाउन होता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आप देखें, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है और मुझे आप बताएं क्या ये एग्जांपल पढ़ने में आपको सही लगता है क्या, या आपको समझा देता है क्या जो बात मैंने ऊपर की है। कि हम कई बार रिच वर्ड को एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे यूज करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। उसका एक रीजन है, आप उसके साथ नाउन हर बार लगाते हो, कोई ना कोई नाउन लिखते हो। आप रिच पीपल करते हो, रिच पर्सन करते हो, रिच गर्ल करते हो, रिच बॉय करते हो, रिच टीचर करते हो, रिच स्टूडेंट करते हो, लेकिन आप कभी भी रिच को अकेला सब्जेक्ट नहीं बना सकते। और उसका कारण ये है कि आप उसके साथ नाउन लिख रहे हो, क्योंकि वो एक एडजेक्टिव है भाई, एडजेक्टिव नहीं बनते सब्जेक्ट। एक सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होता है। छोटी छोटी बातें हैं तो जानते हैं आप। और अगर एक सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ नाउन प्रोनाउन हो सकता है तो मैंने और तो ऑप्शन लिखा ही नहीं था एडजेक्टिव वगैरह, तो एडजेक्टिव किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। सब्जेक्ट बनने के लिए उसके पास में जरूरी है कि पास एक नाउन हो। लेकिन एक और तरीका है जिससे एक एडजेक्टिव नाउन बन सकता है, और वो है ये कि इस एडजेक्टिव से पहले द लगा दिया जाए। जैसे ही आप इससे पहले द लगाते हैं, अब ये देखो एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने के लायक हो गया द इंग्लिश, और इसका अर्थ होगा इंग्लिश के लोग, सॉरी इंग्लैंड के लोग। इंग्लैंड के लोग जैसे है ना, इंग्लिश पीपल हो जाएगा इसका अर्थ, द इंग्लिश का अर्थ क्या हो जाएगा, इंग्लिश पीपल, यानी इंग्लैंड के लोग। इंग्लैंड के लोग फ्रांस के लोगों को हरा सकते हैं, ये बात हम मान सकते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए आप मुझे बताएं फ्रेंच से पहले भी द नहीं लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बस यही इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे फ्रेंच से पहले द लगाना होगा। यहाँ पे इस एक क्वेश्चन के अंदर दो आपने कॉन्सेप्ट आ रहे थे, तो इनको दोनों को अपन ने डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये वाला और बेहतर तरीके से समझना है तो देखिए मैं और एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर आप लिखते हैं द पुअर, उसका अर्थ क्या होता है, पुअर पीपल, ठीक है। अगर आप लिखते हैं ये और एग्जांपल्स देखिए, द वीक, इसका अर्थ क्या होता है, वीक पीपल। द इंग्लिश का अर्थ क्या था, इंग्लिश पीपल। द ब्रेव का अर्थ क्या होगा आप बताइए, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रेव, द ब्रेव का अर्थ क्या होगा, ब्रेव पीपल। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। द रिच शुड हेल्प पुअर, द रिच शुड हेल्प पुअर। क्या लगता है कैसा, सही है या गलत है भाई। पुअर एक एडजेक्टिव है, उसको नाउन बनाना पड़ेगा, और उसको नाउन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द लगाना होगा। कई बार इसमें स्टूडेंट
इस तरह का कुछ याद कर लेते हैं कि रिच के साथ द आ रहा है तो पुअर के साथ भी द आएगा, कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप याद करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट ये नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप हेल्प के बाद एक ऑब्जेक्ट लिखने जाएंगे, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो वंस अगेन एक नाउन और प्रोनाउन ही हो सकता है, पुअर एक एडजेक्टिव होता है। इसे नाउन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। ऐसे रिक्वायरमेंट ये है, बाकी अब याद डायरेक्ट करोगे तो भी काम चल जाएगा, क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन और लिखा है, द ब्रेव इज टू हेल्प द वीक। द ब्रेव इज टू हेल्प द वीक। होप आपको ये दिख रहा है अच्छे से। द ब्रेव यानी कि जो बहादुर होते हैं, इज टू हेल्प द वीक, ने वीक की हेल्प करनी चाहिए। ये तो ठीक लग रहा है, ब्रेव से पहले भी द लगा दिया, वीक से पहले भी द लगा दिया। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों ने एक बात पे ध्यान न दिया, और वो बात थी ये कि जब आप एक एडजेक्टिव से पहले द लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन बनता है, तो वो प्लूरल नाउन बनता है, प्लूरल नाउन। अगर वो प्लूरल नाउन बनेगा तो उसके साथ में इज नहीं, उसके साथ में आ रहेगा। आई होप आपने इस क्वेश्चन को पकड़ लिया अच्छे से। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखें। इंटेलिजेंट हैव अ ड्यूटी टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। जो मैं बात आपको अब तक बोलता आ रहा था बार बार कि एक सेंटेंस का सब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। यहाँ हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट वाली जगह पर एक ऐसा वर्ड लिखा हुआ है जो जग जाहिर है कि एडजेक्टिव होता है, इंटेलिजेंट। किसी का नाम नहीं होता, किसी का गुण का गुण अपन जो बताते हैं जब, तो वो बोलते हैं इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट जो वर्ड है वो तो एडजेक्टिव है, इसको नाउन बनाने का तरीका क्या है आप लोग सब जानते ही हैं। ये यहाँ पे द लगाना है, ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पहुंच गया। द इंटेलिजेंट हैव अ ड्यूटी टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। आई होप इट इज वेल अंडरस्टूड एंड क्लियर इन योर माइंड। अगर कोई भी इसमें डाउट हो गया प्लीज मेक श्योर कि आप कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है। नेक्स्ट देखें पार्ट, आइए। लिखा है कालिदास इज कंसिडर्ड डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं कालिदास से पहले भी एक ब्लैंक है, और लिखा है कालिदास इज कंसिडर्ड डैश शेक्सपियर ऑफ। आपके हिसाब से इसमें क्या आपको लगता है? अब भूले ना, हम प्रॉपर नाउन वाला पॉइंट ही पढ़ रहे हैं, और प्रॉपर नाउन से पहले हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना होता। उसमें हमने एक तरीके से कह सकते हैं एक्सेप्शंस देख लिए हैं सारे अब तक, और भी देख रहे हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे कालिदास वर्ड से पहले जो है हमने कोई भी जो है आर्टिकल नहीं यूज किया हुआ है, तो क्या कोई आर्टिकल आएगा? द आंसर इज नो, यहाँ होगा जीरो आर्टिकल। क्योंकि जब मैं कालिदास वर्ड का यहाँ यूज करता हूँ गाइस, तो मैं कालिदास की ही बात कर रहा हूँ, महान कवि कालिदास की ही बात की जाती है। हो सकता है पढ़ा हो अभिज्ञान शकुंतलम एंड ऑल, काफी सारे अच्छे अच्छे इनके ऐसे कह सकते हैं वर्क्स हैं। उनमें से नहीं, कालिदास की अगर बात की जाए तो ये महान कवि हैं और उन्हीं की ही बात हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लगाया जाएगा? जीरो आर्टिकल। प्रॉपर नाउन हो गया ना, उनका नाम है। ऐसे ही एक प्रॉपर नाउन यहाँ पे शेक्सपियर भी लिखा हुआ है। ये जो शेक्सपियर यहाँ लिखा है, क्या इससे पहले भी जीरो आर्टिकल लगा दें? क्योंकि ये भी तो एक नाम है। लेकिन अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअली में शेक्सपियर से पहले आपको द लगाना चाहिए। और वो द लगाने का जो रीजन है वो है ये जो शेक्सपियर वर्ड यहाँ लिखा है, एक प्रॉपर नाउन नहीं है भाई। ये यहाँ पे नाम के तौर पे नहीं आया, ये यहाँ पे एक टाइटल के तौर पे। एंड व्हेन आई से टाइटल, अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं उपाधि। आप पढ़ के देखें, यहाँ पे कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया होने की उपाधि दी जा रही है। अगर उन्हें उपाधि दी जा रही है तो नॉर्मल सी बात है भाई, ये यहाँ पे शेक्सपियर की बात नहीं हो रही। शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अरे इंडिया कभी आए नहीं वो, फिर कहाँ के शेक्सपियर ऑफ इंडिया? इसका मतलब ये है ये शेक्सपियर यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही है, उनके नाम को उपाधि बना दिया गया। तो कई बार कुछ लोगों के नाम को उपाधि बना दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप अपनी क्लास में बैठते हैं, आपकी क्लास में कोई एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो बहुत ही शांति प्रिय इंसान है, ज़्यादा बातचीत उसको करना ऐसा पसंद नहीं है और बहुत ही शांति के साथ में वो रहता है। तो आप बोलेंगे गांधी एकदम, आपने बोला उसको गांधी। अब गांधी जी थोड़ी हो जो हमारे गांधी जी थे, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको एक टाइटल दे दिया। टाइटल बड़े आराम से भी दे दिए जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति देगा तो ही टाइटल मिलेगा। ये जो टाइटल है अगर किसी तरीके से दे दिया जाए, किसी इंसान के नाम को टाइटल की तरह यूज किया जाए, तो याद रखें उससे पहले आर्टिकल यूज करना है। अगर आर्टिकल यूज करना है तो अपन ने लगा दिया द। अब यहाँ पे फिर से उसी बात में मत फंस जाना कि यहाँ पे द ही लगेगा। इस क्वेश्चन को देखो, आवर प्रिंसिपल इज वेरी स्ट्रिक्ट, ही इज डैश हिटलर। यहाँ पे मैंने एक्चुअली सच और लिखा हुआ था, ही इज सच डैश हिटलर।
अब वैसे तो सच लिख देने पे एक कॉन्सेप्ट पुराना वाला भी आ जाता है कि सच लिखते ही सिंगुलर नाउन से पहले ए लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं वो भी लग रहा है, और वो है ये कि हिटलर वर्ड जो है उसका अर्थ यहाँ पे हिटलर नहीं है। तो क्रूर इंसान था उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हिटलर हमने एक उपाधि बना दी, हमने प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे हिटलर कहा जा रहा है। तो क्योंकि एक उपाधि दी गई है प्रिंसिपल को, तो ये उपाधि के नाम से पहले जो है अपने आर्टिकल लगाना होगा, जो ए भी हो सकता है। ए और दो में डिफरेंस क्या, वही पुराना डिफरेंस जो बार बार मैं आपको बताता रहा हूँ। जनरल अगर आप बात कर रहे हैं, यानी इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ ये है कि बहुत सारे हिटलर हैं, उनमें से कोई एक है। यही अगर आपने मान लीजिए इसके आगे ऑफ आर स्कूल लिख दिया तो यहाँ पे द हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर हुआ है। आपने ऑफ इंडिया लिखा तो आप कहना चाहते हैं इंडिया में शेक्सपियर एक ही है, और वो कौन सा है, द, सॉरी वो कौन है, कालिदास, तो इसलिए उसके लिए क्या लगा दिया, द। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं इंडिया में भी बहुत शेक्सपियर हैं और उनमें से एक कालिदास है, तो फिर ऐसे में अपन लिखेंगे कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये वाली चीज समझ में। जब बहुत सारों की बात हो, उनमें से किसी एक की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे वहां पे ए और एन, जैसे यहाँ पे हिटलर के लगा दिया, कोई डिटेल नहीं दी ना हमने, आगे डिटेल दी होती है। अगर मान लो ऑफ आर स्कूल दिया होता तो स्कूल का एक हिटलर है और वो प्रिंसिपल सारे, तो आपने मान लो उस टाइम पे लिख दिया क्या, द हिटलर। लेकिन अगर इसका इससे अलग है, जो कि आपने देख रहे हैं, आप यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन दे नहीं रहे हैं इसका मतलब ये एक बेचारा कॉमन नाउन बन के रह जाएगा और उसके साथ में ए लगाया जाएगा, जैसे कार, बस, हेलमेट, AC, ये जो चीज़ होती है इनके साथ में लगता है, बिल्कुल वैसे ही। फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन आइए। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ मैन, डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ मैन, इससे थोड़ा सा अलग ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ से उसको पढ़ के देखते हैं। ये लिखा है डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ मैन। यहाँ ना ये जो ए है गाइस वो नहीं आएगा, ये जो ए है यहाँ पर नहीं आएगा। ये क्यों नहीं होगा, चलिए देखें। आपको बस एक छोटी सी बात याद करनी है कि आप कई बार इन शब्दों को अपने सेंटेंस में देखते हैं, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ, वैरायटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ। आप इन ऑफ से बनी हुई फ्रेजेस के बाद जब भी नाउन लिखने जा रहे हैं, इस नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं होना चाहिए। ये हमारे सेंटेंस का रूल। इस रूल को आप पढ़ के याद करें फिर से, चाहें तो इसको एक लैंग्वेज के तौर पर लिख भी लें, मैं बोलता हूँ आप लिखें जरूर। क्या बोला मैंने, इन सबके साथ नाउन लिखने से पहले कोई भी आर्टिकल यूज ना करें। ये जीरो आर्टिकल का अनदर यूज आपके सामने। जब आप इस बात को ग्रैब कर लेते हैं, ये देखिए ये लिखा है आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ मैन। आपने देखा पढ़ने में सही लग सकता है आपको ये, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपने टाइप ऑफ के बाद में नाउन से पहले क्या कर दिया, एक आर्टिकल लिख दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि गलत माना जाता है। मान लीजिए अगर आपको एक और क्वेश्चन इस तरह का दिया जाए, शी अंडरस्टैंड्स all sorts of the tactics, वह सब तरह के जो तरकीबें हैं, टैक्टिक्स हैं, वो समझती है, ये हम बोलना चाहते हैं। तो हमने आप देखेंगे कि ऑल सॉर्ट्स ऑफ, सॉर्ट ऑफ का आपने यूज किया है, उसके बाद में आपने नाउन लिखा टैक्टिक्स, और टैक्टिक्स से पहले आपने क्या लगा रखा है, दो। पॉसिबल आपको यहाँ दो नहीं लगाना है, आपको यहाँ जीरो लगाना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आया समझ में, कितना सिंपल और सीधे कॉन्सेप्ट है। कई कॉन्सेप्ट ना बहुत इजी होते हैं, जब आपने कॉन्सेप्ट्स काफी सारे पढ़ लिए होते हैं तो फिर आपको कुछ कॉन्सेप्ट बस एक सेंटेंस में समझ में आ जाते हैं, और फिर बस इनकी खाली अपन को प्रैक्टिस करनी होती है, कर ही रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। ओके, उससे पहले एक क्वेश्चन अपना पीछे रह गया था, जरा उसकी और बात कर लें। ये जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ देखिए, मैन इज मॉडल, लिखा है क्या, मैन इज मॉडल। आपसे पूछा गया कि इस ब्लैंक के अंदर ए एन द और जीरो में से क्या भरेंगे। मान लीजिए आपसे पूछा गया है क्या, यहाँ पे ए एन द और जीरो में से किसे भरेंगे। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो है जीरो। क्या भरेंगे यहाँ पे, जीरो। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए सीखते हैं।
तो आपको ज्यादा नहीं 5 वर्ड से याद करना है। मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, नेचर। मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, नेचर। इनके साथ में आपको वाइडर सेंस में क्या करना होता है, जीरो आर्टिकल का यूज करना होता है। कौन से सेंस में? वाइडर सेंस। आप कहोगे सर ये क्या बोला है वाइडर सेंस? तो ये जो सेंटेंस लिखा है ना यहाँ पे, मैन इज मॉर्टल, इसको पढ़ के जज करके बताओ कि यहाँ पे किसी एक नॉर्मल आदमी की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, या फिर ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, ये पूरी मानव जाति के लिए सत्य है? आराम से पढ़ के सोच के बताओ मुझे आप। मैन इज मॉर्टल जब आप कहते हो तो क्या आप पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं कि नहीं? आप ये पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं। मॉर्टल का अर्थ होता है नश्वर, यानी कि जिसे खत्म होना है, एक दिन मरना है। अगर आप यहाँ गलती से इसको इमॉर्टल पढ़ रहे हैं तो इमॉर्टल ना पढ़े, इमॉर्टल तो अमर होता है, उसका ये ऑपोजिट है या एंटोनिम है। और यहाँ लिखा है क्या? मॉर्टल का अर्थ क्या होता है? नश्वर, यानी खत्म होना है। कि जो इंसान है वो नश्वर है, वो एक दिन खत्म होगा। ये सेंटेंस है हमारा। और इस सेंटेंस के अंदर मैन जब अपन ने बोला तो क्या हमने पूरी प्रजाति की बात की, हर एक की, सारों की बात कर ली कि नहीं कर ली? इसे ही बोलते हैं गाइस वाइडर सेंस। इसे ही क्या बोलते हैं? वाइडर सेंस। और इन शब्दों के वाइडर सेंस के लिए जीरो आर्टिकल का यूज किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला हमारा? जीरो। आई होप आपकी बात समझ में आएगी। मतलब मैन अगर किसी एक नॉर्मल आदमी की बात होगी तो ए लगेगा, द लगेगा, हाँ उसका ए लगेगा। पर्टिकुलर, स्पेसिफिक या यूनिक होएगा तो उसके साथ में द लग जाएगा। और अगर मैन से जब हम पूरी प्रजाति की बात कर रहे होंगे तो उसके लिए जीरो लगेगा, हाँ एग्जैक्टली वही बात। सेम बात आपकी वुमेन, लाइफ, डेथ और नेचर के लिए होती है। अच्छा, आमतौर पे जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं आमतौर पे, उनमें लाइफ और डेथ को तो हम जनरली इसी तरीके से वाइडर सेंस में यूज करते हैं। जीवन में हमें ऐसा करना चाहिए, जीवन में हमें वैसा करना चाहिए, इस तरह के जो सारे सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या लगता है? जीरो लगता है। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु आनी ही है वगैरह, इस तरह के जो मृत्यु वाले जो सेंटेंसेस हैं उन सब में आप क्या करोगे? जीरो ही लगाओगे। ऑफ कोर्स कई बार इनके जो केसेस हैं वो स्पेसिफिक से, ये जो सॉरी वाइडर सेंस से नॉर्मल में भी आ जाते हैं। जैसे आपने देखा कि आप सुनेंगे कि किसी जगह पे आग लग गई और एक डेथ रिपोर्ट की गई है, तो एक डेथ आपने देखो अ डेथ बोला वहां पे, अ डेथ वाज रिपोर्टेड देयर, तो ये डेथ वहां पे रिपोर्ट की गई है। इट इज वेरी सैड। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो बाढ़ के अंदर फंस गया और पानी में बहता हुआ जा रहा है और अचानक से उसको बचा लिया गया, और जब किसी पर्सन ने बचा लिया, जिस पर्सन ने, तो उसके लिए बोला जाएगा ही सेव्ड द लाइफ, उस पर्सन की लाइफ बचाई। ए लाइफ भी बोला सकता है, तो पुलिस, या फिर अपन ने बोला द सीआरपीएफ, द आर्मी, कुछ भी ले लिया, यूज कर लिया और बोला हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ अ पर्सन, या अ लाइफ, सीधे सीधे अ लाइफ बोलोगे तो भी देखो आपने आर्टिकल लगा दिया। लेकिन लाइफ का जब जीवन वगैरह वाला मीनिंग है तो उसके साथ नहीं लगाया जाएगा। नेचर एक अपना यहाँ पे दिया हुआ है। नेचर का अर्थ आप जानते हैं, एक तो बिहेवियर होता है, नेचर, आपका नेचर, मेरा नेचर जो है वो, उसके साथ में तो अपन आर्टिकल लगाएंगे। लेकिन नेचर का जो वाइडर सेंस यानी कि प्रकृति होगा, उसके लिए अपन जो है आर्टिकल नहीं। आई होप आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आई होगी कि वाइडर सेंस का यूज क्या होता है। वाइडर सेंस यूज कर लेने पे हमें याद रखना है इस बात को कि आर्टिकल जीरो लगाना है इन सब के साथ। अगर ये बात वेल अंडरस्टूड है तो हम आगे वाले कॉन्सेप्ट को भी देख सकते हैं। चलें तो देखें क्या क्या लिखा है। डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। लिखा है क्या? डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। यहां अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इस ब्लैंक में आप क्या भरेंगे, तो जो डॉग शब्द है वो आप जानते हैं एक अपना कॉमन नाउन होता है। इससे पहले अपन ए और द दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात लिखी है वो लिखिए ये कि यह एक फेथफुल एनिमल होता है। हम कहीं ना कहीं ये बोलना चाहते हैं कि जो डॉग है, यानी कि ये जो स्पीशीज है, मतलब स्पीशीज तो नहीं कहूँगा, ये जो क्रिएचर है ये फेथफुल होता है। तो हम इसकी पूरी ही प्रजाति की एक तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम किसी एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से अलग दिखाते हैं कैसे, उसके लिए एक्चुअली में जो आर्टिकल आता है ना वो तो आता है दो। आप कहेंगे सर ये वाइडर सेंस से कंफ्यूज कर रहा है हमको, लेकिन आप याद रखिए ये जो वाइडर सेंस वाला मीनिंग है ये इन 5 वर्ड्स के लिए ही है, बस इन 5 वर्ड्स के लिए। बाकी डॉग है, कैट है वगैरह है, इन सब के वाइडर सेंस के लिए आप जब भी यूज करेंगे आप जनरली उनका बिहेवियर ही बताएंगे, और जब भी आप उनका बिहेवियर बताएंगे उनके लिए आपको क्या लगाना है? द लगाना है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इस बात को याद रखें। उन 5 के लिए तो जीरो था, इन बाकी सारे शब्दों के लिए क्या करना होता है? अपन को द लगाना होता है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ऐसे बोलना होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें मेहनत करनी पड़ेगी,
वो पॉइंट है क्या, फिक्स्ड फ्रेजेस, पॉइंट है क्या, फिक्स्ड फ्रेजेस, फिक्स्ड फ्रेजेस, ठीक है। फिक्स्ड फ्रेजेस क्या होती हैं, आप मेरे हिसाब से भूले नहीं हो, आप जानते हो, अपन ने पीछे पढ़ी थी ये सारी। फिक्स्ड फ्रेजेस के अंदर में हमारे सामने अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर लिखा है बाय अ कार, तो गाइस बाय अ कार कोई एक्सप्रेशन नहीं है, असल में जो सही एक्सप्रेशन होता है वो होता है बाय कार, सही एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, बाय कार। उसी तरीके से ऑन फुट, अगर पैदल कहीं जाने की बात हो रही है तो जो सही एक्सप्रेशन है वो है क्या, ऑन फुट, ठीक। इन द डेंजर नहीं होता है, इन डेंजर होता है, ठीक है। वेंट टू द बेड नहीं होता है, गो टू बेड होता है, तो नहीं लगेगा इसमें। इन डेंजर, ही इज इन डेंजर ऐसे बोला जाएगा, ही इज इन द डेंजर नहीं बोला जाएगा। अभी आशीष वेंट टू द बेड, अब ये वेंट जो है ये गो की फॉर्म है भाई, गो की फॉर्म है, तो इसके लिए वेंट टू बेड मीन्स सोना, सोने जाना। अगर आप इन फ्रेजेस को यूज कर रहे हैं तो इनमें आप आर्टिकल यूज ना करें, क्योंकि ये वो फिक्स्ड फ्रेजेस हैं जिनमें आर्टिकल नहीं आते हैं। मैं आपको जल्दी से वो सारी फिक्स्ड फ्रेजेस भी लिखवा देता हूं जिनमें आर्टिकल नहीं आते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने कुछ तो पीछे लिखी, लेकिन उनमें चलो उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। बाई कार है, बाई बस है, बाई ट्रेन है। तो आपको बात शायद समझ में आ गई होगी कि जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनके साथ बाई लिखोगे तो आपको वहां पे आर्टिकल जो है वो नहीं लगाना है। बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई रोड, इन सब के बीच में कहीं भी आर्टिकल नहीं लगाना है, ठीक है। और देखो और क्या क्या है, बाई मिस्टेक, ठीक है। और क्या होता है, ऑन फुट, ऑन डिमांड, राइट। और बोल सकते हैं अपन टू कैच फायर, ठीक है। और अपन यूज कर सकते हैं इन डेंजर, इन क्राइसिस, इन ट्रबल। ये सब क्या है, सब फिक्स फ्रेजेस हैं जिनके अंदर हम आर्टिकल को नहीं यूज करते। और कौन से हैं इस तरीके के, एक आध हो रहा है, इन ट्रबल, इन क्राइसिस, इन, हाँ एक है लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट। कई बार यहाँ पे लीस्ट से पहले द लगा के दिया जाता है सेंटेंस, गलत होता है, करना है भाई। और भी पीछे लिखे थे आपने देखा हो तो, गो टू बेड था एक, राइट। देखिए गो टू बेड हमने यूज किया था भाई। ये हैं आपकी कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस, आपको याद रखना है कि इनमें आर्टिकल नहीं है तो आएगा भी नहीं। इनमें से कुछ एक का ध्यान रखें, जैसे भाई ये गो एक वर्ब है तो आपको ध्यान रखना है गो की फिर फॉर्म्स भी दूसरी आ सकती हैं। कैच एक वर्ब है तो उसकी फॉर्म भी दूसरी आ सकती है, और ऐसे में आपको जो है आर्टिकल यूज, तो ये समझ लेते हैं। तो ये देखते हैं अगला, नेक्स्ट जो अपन कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, अब जिसकी बारी आ रही है उसको ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और उसके हिसाब से जवाब देने की कोशिश करेंगे। बोथ द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैव अराइव्ड, लिखा है बोथ द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर हैव अराइव्ड। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछूं, आप बता सकते हैं। इन केस अगर आप नहीं बता सकते तो ध्यान से सुने, मैंने यहाँ बोथ लिखा, फिर मैंने प्रिंसिपल लिखा और डायरेक्टर लिखा। प्रिंसिपल डायरेक्टर दोनों आ गए हैं, ये हम बोलना चाहते हैं। देखा जाए तो सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत लग रही नहीं है इसमें, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ प्रिंसिपल वर्ड से पहले मैंने द लगाया है, डायरेक्टर से पहले मैंने द, और वही इस क्वेश्चन की एरर है भाई, यहाँ पे द जो है वो लगाना पड़ेगा। अगर आप दो लोगों की बात कर रहे हैं तो आप दोनों के लिए आर्टिकल लगाएंगे। मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं, अगर इस सेंटेंस के अंदर आपने प्रिंसिपल और डायरेक्टर से पहले एक बार ये आर्टिकल लगाया होता, जो कि वहां किया था, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आप किसका यूज कर लें, हैज का यूज कर लें।
ऐसा आप तब कर पाएंगे जब आप ये कहना चाहेंगे कि प्रिंसिपल और डायरेक्टर दो अलग अलग नहीं, एक ही इंसान है। अगर एक ही इंसान है तो फिर उसके साथ में वर्ब भी तो सिंगुलर वाली आएगी। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं, इस बात को पहले समझ के याद करें कि हैव प्लूरल नाउन्स के साथ, प्रोनाउंस के साथ आता है, और हैज सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ आता है। भाई जब ये बात इस्टेब्लिश करेंगे अपन कि ये सिंगुलर है तो उसके साथ में हैज ही लिखा जाएगा। ये बात इस्टेब्लिश कैसे की सर? देखो होता यह है, दोनों सही होते हैं। द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर भी सही होता है, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर भी सही होता है। इसका अर्थ यह है कि एक ही इंसान है, इसका अर्थ है कि दो इंसान। ये बात समझ में आ गई? आप देखें इस क्वेश्चन में आपको हिंट दिए गए थे। कहाँ हिंट दिया गया था? एक तो देखो बोथ लिखा है, बोथ का मतलब दोनों होता है, यानी कि आपने बता दिया एक नहीं है इंसान, कितने हैं? दो हैं। जब आपने बता दिया यहाँ इंसान दो हैं तो इसका मतलब आप यहाँ पे द लगाओगे। आप कहोगे सर यहाँ ना लगा के ये भी तो हम बता सकते हैं कि एक ही इंसान है, आप बोथ को हटा दो, लेकिन फिर पिक्चर के अंदर आता है एक और हीरो, हैव। ये हैव यहाँ पे जो लिखा है इसने इसका केस स्ट्रॉन्ग कर दिया कि नहीं भाई दो लोग हैं, क्योंकि हैव लिखा है तो मतलब दो लोग हैं, दो लोगों के लिए हैव यूज कर पाओगे ना, प्लूरल। हैव लिखा होने से वहां दो लोग हो गए और इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे द। अदरवाइज अगर वहां पे वर्ब हेल्प ना करे तो इस क्वेश्चन का ये भी आंसर हो सकता है कि बोथ को हटाए, बट जनरली हम देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती होती है, बोथ को हटाने वाली गलती अपन जनरली नहीं देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसमें तो ब्लैंक दिया है, ब्लैंक दिया मतलब जो कुछ लिखा है वो तो बिल्कुल सही है। अगर द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर सही है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि प्रिंसिपल और डायरेक्टर दो नहीं एक इंसान है। अगर एक ही इंसान है तो उसके लिए फिर कौन सी वाली वर्ब यूज करोगे? भाई सिंगुलर के लिए हैज यूज करते हैं। When it is well understood, आप एक क्वेश्चन और देखें, इसको प्रैक्टिस करें। पहले आप आराम से पहले तो इसको पढ़ के लिख लें चीज को पूरा का पूरा जो मैंने बोला है। मैंने क्या बोला है कि अगर आप दो नाउन्स से पहले अलग अलग आर्टिकल को यूज करते हैं तो इसका अर्थ है, एंड से जुड़े हुए ऑफ कोर्स, इसका अर्थ है कि वहां दो लोग हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग नहीं एक ही बार आर्टिकल को पहले वाले नाउन से पहले यूज कर लेते हैं तो आप वहां पे ये कहना चाहते हैं ये दोनों वर्ड्स एक ही इंसान के लिए यूज हो रहे हैं। और ऐसा होता है भाई, प्रिंसिपल और डायरेक्टर किसी किसी स्कूल में एक ही पर्सन होता है। जब ये चीज समझ लेते हो तो एक क्वेश्चन देखना यहाँ पे, द सीईओ एंड एमडी डैश एब्सेंट टुडे। अब फिर से वही वाली बात कहूंगा मैं आपको, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपसे इज एम आर पूछा गया, अगर मान लीजिए आपको इज एम या आर में से एक बताना है, आप कौन सा बताएंगे? फिर से सुने मैंने क्या लिखा है, द सीईओ एंड एमडी। ब्लैंक है इसका मतलब ये तो पहले से सही है ना। अगर ये पहले से सही है तो सीईओ और एमडी दोनों एक ही इंसान हो। अगर एक ही इंसान है फिर उसके लिए क्या लिखा जाएगा भाई? उसके लिए इज लिखा जाएगा। सर अगर यहाँ पे, अच्छा एक मिनट सॉरी, यहाँ पे सीईओ और एमडी दो अलग अलग इंसान है क्योंकि यहाँ द लिखा हुआ है, माय बैड। देख सकते हैं आप, सीईओ से पहले भी द लगा है, एमडी से पहले भी द लगा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे दो लोग हैं, अगर दो लोग हैं तो उनके लिए इज नहीं आएगा, इनके लिए आएगा आ रहेगा। आया है क्या सबको समझ में बात? एक सेंटेंस और देखो, ये रहा, इसी को प्रैक्टिस करते हैं। आप देखें, माई फादर इज अ सिंगर एज वेल एज अ म्यूजिशियन। आपके हिसाब से इस सेंटेंस का क्या जवाब होना चाहिए? अगर आपने प्रोसेस करके अपना जवाब सोच लिया है और अगर आपका जवाब ये है कि यहाँ पे ए नहीं होगा तो आपने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखा है भाई। आपने एक बार में इस पूरी बात को सीख के समझ लिया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप आराम से कर देंगे। फिर भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो माई फादर लिखा है यहाँ पे, माई फादर लिखते ही क्या आपने एस्टेब्लिश नहीं कर दिया कि यहाँ पे एक इंसान है? एक इंसान है और वो है क्या? सिंगर भी है और वो म्यूजिशियन भी है। एक इंसान दो पदों पर जरूर हो सकता है, दो स्किल सेट उसके पास में जरूर हो सकते हैं, लेकिन दो इंसान वो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप सिंगर से पहले भी ए लिखेंगे और म्यूजिशियन से पहले भी ए लिखेंगे, इसका तो भाई अर्थ यही हो जाएगा, यहाँ पे दो लोग हैं, इसलिए यहाँ पे ए जो है उसको हटाना होगा। ये हमारी ग्रामेटिकल एरर है। बस इसी के साथ हमने कर लिया गाइस आर्टिकल्स चैप्टर खत्म। तो जो आर्टिकल्स चैप्टर में हमें जो कॉन्सेप्ट्स जितने भी पढ़ने थे वो हमने पढ़ डाले हैं। कुछ एक चीज़ें और हैं जो इनकलकेट की जाती है, यानी कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे सीखते हैं, एक्वायर करेंगे उन्हें जब हम एक्सरसाइज करेंगे। अभी हमने इस चैप्टर को कर लिया फिनिश। इसके बाद अब जो बारी है वो है आर्टिकल्स चैप्टर की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। खूब सारे आराम से 100 के आसपास क्वेश्चन जो है अपन प्रैक्टिस करेंगे, और उन क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप होन कर लोगे, तैयार होंगे, शापन हो चुके होंगे। और उसके
उसके बाद जो है आप जब अपने एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चंस को देखोगे तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ अटेम्प्ट करोगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इतना ही हमने यूज ऑफ जीरो आर्टिकल इस वीडियो के अंदर पढ़ा है। सारे वीडियोस को आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्यूशंस को देखें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आए। सॉरी, एक्सरसाइज को देखें तो सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।